ट्रंप ने वेनेजुएला पे इतना बड़ा हमला क्यों किया? Nicolas Maduro had his chance until he didn't. कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुराओ को पकड़ लिया गया है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक शॉक था, लेकिन हमेशा की तरह वॉशिंगटन के पास एक एक्सप्लेनेशन तैयार था और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वेनेजुएला के ऑयल में सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरेस्ट नहीं था, इस ऑयल के साथ अमेरिका के एक कॉर्पोरेट जायंट का नाम जुड़ा हुआ है। जब तक 2007 में एक बड़े पॉलिटिकल डिसीजन ने सब कुछ हिला दिया। वेनेजुएला गवर्नमेंट ने फॉरेन ऑयल एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया और शायद सबसे डेंजरस बात भी यही है कि ये आखिरी कहानी नहीं होगी। ये कोई छोटा कोवर्ट ऑपरेशन नहीं था, ना ही कोई लिमिटेड एयर स्ट्राइक जो सिर्फ एक मैसेज देने चाहती। ये एक फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट था। 3 जनवरी 2026, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, हैवी बॉम्बिंग्स और एलीट अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस वेनेजुएला के अंदर घुस जाती हैं। रात होने से पहले ही दुनिया को बता दिया जाता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुराओ को पकड़ लिया गया है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक शॉक था, लेकिन हमेशा की तरह वॉशिंगटन के पास एक एक्सप्लेनेशन तैयार था। उन्होंने कहा, ये ऑपरेशन नार्को टेररिज्म के खिलाफ था। Nicolas Maduro will be charged with narco-terrorism and drug trafficking. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday. Of the night, U.S. commandos kick in the door, come for them in their pajamas. Successfully captured Maduro in the dead of night. क्लेम ये था कि वेनेजुएला सालों से ड्रग कार्टेल्स को प्रोटेक्शन दे रहा था। कहा गया कि कोकेन और नार्कोटिक्स वेनेजुएला के रूट से अमेरिका और यूरोप पहुंच रहे थे और इसलिए ये एक्शन ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। सरफेस लेवल पर देखें तो ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है, पर जब हम थोड़ा सा पीछे जाकर पूरी पिक्चर देखते हैं तो एक सवाल अपने आप उठ जाता है, क्या ये कहानी सिर्फ ड्रग्स से शुरू होती है या फिर इसका असली पिक्चर कुछ और है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वेनेजुएला को सिर्फ एक कंट्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर समझना होगा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। इसका मतलब समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। सऊदी अरेबिया, जिसे हम ट्रेडिशनली ऑयल का किंग कहते हैं, उनके पास भी लगभग 260 बिलियन बैरल्स हैं। और अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका के पास वेनेजुएला का आधा तेल भी नहीं है। ऑयल सिर्फ गाड़ी चलाने का फ्यूल नहीं होता, ऑयल का मतलब होता है इकोनॉमी को कंट्रोल करना, ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करना और जियोपॉलिटिक्स में लेवरेज बनाना। जिस कंट्री के पास ऑयल होता है उसके डिसीजन सिर्फ उनके बॉर्डर्स के अंदर ही नहीं रहती, वो पूरी दुनिया पर असर डालती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वेनेजुएला के ऑयल में सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरेस्ट नहीं था, इस ऑयल के साथ अमेरिका के एक कॉर्पोरेट जायंट का नाम जुड़ा हुआ है, एक्सॉन मोबिल। एक्सॉन मोबिल ने डेकेड्स तक वेनेजुएला में काम किया। उसके मैसिव ऑयल फील्ड्स थे, रिफाइनरीज थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था जब तक 2007 में एक बड़े पॉलिटिकल डिसीजन ने सब कुछ हिला दिया। वेनेजुएला गवर्नमेंट ने फॉरेन ऑयल एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि जो ऑयल पहले प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में था, वो सीधा गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। इस डिसीजन का सबसे बड़ा नुकसान एक्सॉन मोबिल को हुआ। उनके मल्टी बिलियन डॉलर एसेट्स सीज कर लिए। Venezuela's president isn't too impressed with ExxonMobil right now. The government of Venezuela plans to take over the company's 11 oil rigs. We will never give this, our wealth, our nation to the United States empire. कंपनी को प्रैक्टिकली कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। एक्सॉन मोबिल इंटरनेशनल कोर्ट्स में गई तो सही, लेकिन उन्हें जो कॉम्पेंसेशन मिला वो बहुत ही कम था। ExxonMobil will be paid $1 billion in compensation from Venezuela. और उसके बाद कभी भी फुल रिकवरी नहीं हो पाई। ये सिर्फ पैसों का लॉस नहीं था, ये कंट्रोल का लॉस था। और कॉर्पोरेट दुनिया में कंट्रोल ही सब कुछ होता है। तब से लेकर लगभग 20 सालों तक एक्सॉन मोबिल दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व को सिर्फ दूर से देखता रह गया। अब जरा इस पूरी सिचुएशन का टाइमिंग देखिए। एक तरफ डेकेड्स ओल्ड कॉर्पोरेट लॉस और दूसरी तरफ दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, और बीच में एक गवर्नमेंट जो ओपनली एंटी यूएस स्टांस रखती है, सैंक्शंस के बीच जी रही है और वेस्टर्न कंपनीज को वापस आने का कोई सिग्नल नहीं दे रही। वैसे ये कहना तो गलत होगा कि कंपनी ने डायरेक्टली ही वॉर प्लान किया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि वॉर सिर्फ अक्सर एक रीजन की वजह से नहीं लड़े जाते। उनके पीछे मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल भी, स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी। और इसलिए ऑपरेशन के बाद जो स्टेटमेंट्स आए
उन्होंने दुनिया को थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया कि उनका फोकस ड्रग्स पर कम और फ्यूचर कंट्रोल पर ज्यादा था। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious. उन्होंने बात की इंटरिम कंट्रोल की और कहा कि अमेरिका इस कंट्री को टेम्पररी रन करेगा जब तक एक सेफ और प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं मिल जाता। और कहीं ना कहीं ऑयल रिजर्व्स का मेंशन भी आ ही गया। ये वही मोमेंट है जहां एनालिस्ट सवाल उठाते हैं, अगर ये सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन था तो गवर्नमेंट और रिसोर्सेज की बात हो ही क्यों रही है? We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. यहाँ पे हिस्ट्री हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी कंट्री के पास मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और वो रिसोर्सेज ग्लोबल पावर के इंटरेस्ट के साथ क्लैश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मॉरल या लीगल ग्राउंड्स पर नहीं होते। इराक को देखिए, लिबिया को देखिए, मिडिल ईस्ट के कई कॉन्फ्लिक्ट्स को देखिए। ऑफिशियल रीजंस अलग अलग होते हैं, कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कभी टेररिज्म और कभी ह्यूमन राइट्स, पर एंड रिजल्ट अक्सर सिमिलर ही होता है, रेजिम चेंज, पावर शिफ्ट और रिसोर्स एक्सेस। इसलिए वेनेजुला ऑपरेशन को सिर्फ एक नार्को टेररिज्म क्रैकडाउन कहना पूरी कहानी नहीं बताता। ज्यादा एक्यूरेट ये कहना होगा कि ये एक इंटरसेक्शन था ड्रग्स का, जियोपॉलिटिक्स का, ऑयल का और ग्लोबल पावर का। और जब ऐसे इंटरसेक्शंस होते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉमन लोगों को होता है। वेनेजुला के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेन नहीं था, अब उनके लोगों को वहां पे अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में जीना पड़ेगा और एक डर भी रहेगा कि उनके ऊपर एक फॉरेन कंट्रोल है। और हिस्ट्री हमें ये भी दिखाती है कि अक्सर जो टेम्पररी चीजें रही है वो बाद में जाके परमानेंट हो जाती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉज हमेशा इन सिचुएशन में क्रिस्टल क्लियर नहीं होते। सैंक्शंस, मिलिट्री इंटरवेंशंस और रिजिम चेंज के बीच एक ग्रे जोन होता है और इसी ग्रे जोन में डिसीजंस लिए जाते हैं जिसका असर सालों तक रहता है। एक और बात मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट अ क्लेम कि एक्सॉन मोबिल ने ही वॉर प्लान किया है या फिर वेनेजुला में ड्रग प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम आउटकम्स को देखते हैं और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक गवर्नमेंट जो फॉरेन ऑयल कंपनीज के लिए हॉस्टाइल थी हट जाती है, ऑयल सेक्टर का फ्यूचर और एक्सटर्नल कंट्रोल की बात शुरू हो जाती है और जो प्लेयर्स डेकेड से बाहर थे उनके लिए रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। ये सवाल सिर्फ वेनेजुला के लिए नहीं रह जाता, अब ये सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। क्या दुनिया में वॉर सिर्फ जस्टिस के लिए लड़े जाते हैं या फिर जस्टिस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके पीछे पावर और प्रॉफिट के इंटरेस्ट छुपे होते हैं? शायद सच दोनों के बीच कहीं ना कहीं होता है। और शायद सबसे डेंजरस बात भी यही है कि ये आखिरी कहानी नहीं होगी। जब तक नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ऐसे ही काम करते रहेंगे तब तक हम फ्यूचर में ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ता हुआ देखेंगे। इसलिए ये स्टोरी सिर्फ वेनेजुला की नहीं, ये पूरी दुनिया की है। अब ये सवाल आपसे है, क्या ये लड़ाई जस्टिस के लिए लड़ी गई या फिर ये एक और एग्जाम्पल था जहां वॉर का एंड रिजल्ट प्रॉफिट के रास्ते खोलता है? मुझे कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिख के बताइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए लोगों के साथ शेयर कीजिए।